हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बिहार स्पेशल पॉलिटी और आज ये फर्स्ट वीडियो रहेगा। अगर आपने इससे पहले ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट आपको जो है वो चैनल पर मिल जाएगी। हमारा 71st बीपीएससी को लेकर कोर्स भी चल रहा है। अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बिहार पॉलिटी में ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि 5 से 6 टॉपिक्स हो जाएं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वही फैक्ट्स करेंगे जो बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। जनरली गवर्नर की क्या पावर है, पार्लियामेंट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या, वो सब आप अपना जो जीके पोर्शन है उसमें पढ़ते ही होंगे। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है स्टेट स्पेशल फैक्ट्स हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अनाउंसमेंट ऑफ मेकिंग बिहार एन इंडिपेंडेंट प्रोविंस फ्रॉम बंगाल कब हुआ था? दिल्ली दरबार में हुआ था, December 12, 1911। जितने भी फैक्ट्स हमने यहाँ पे आपको बताए हैं वो मोस्टली आपके पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में बिहार में। सेपरेट बिहार स्टेट इंक्लूडिंग बिहार कब हुआ था? फॉर्म 22 मार्च 1912 हुआ था, और इसीलिए 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? फाउंडेशन डे ऑफ बिहार। स्टेट फाउंडेशन हुआ था 1912 एज बिहार ओडिशा प्रोविंस, और बिहार ने फंक्शन करना स्टार्ट किया था एज प्रोविंस 1 अप्रैल 1912। फर्स्ट डिवीजन कब हुआ था बिहार का? 1936 में हुआ था, जब ओडिशा सेपरेट हुआ था बिहार से। और सेकंड डिवीजन हुआ 15 नवंबर 2000 में, जब झारखंड सेपरेट हुआ बिहार से। सारे जो है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट है एक एक फैक्ट, एक एक वर्ड। बात कर लेते हैं असेंबली इलेक्शंस की। तो 1937 में इलेक्शंस हुए थे। इसमें 152 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली, 30 सीट्स जो थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की थी। इन 152 सीट्स में 4 जो थी वो वीमेन के लिए रिजर्व थी, और 70 सीट्स थी रिजर्व जनरल सिटीजन्स के लिए, 15 शेड्यूल कास्ट के लिए, 7 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ऐसे पूछ लिया जाता है, मोस्टली वुमेन्स का या SC ST का ज्यादा पूछा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। कांग्रेस ने देखिए 107 सीट्स पे फाइट की थी और 98 जीती भी थी। मतलब कि वो जीत गई थी, लेकिन अपनी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करने से मना कर दिया था, क्योंकि श्री कृष्णा सिंह चाहते थे कि वो पॉलिटिकल एक एश्योरेंस मिले गवर्नमेंट से, लेकिन वो नहीं मिली थी। इसीलिए मोहम्मद यूनुस एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की, और उन्हें बोलते हैं मोहम्मद यूनुस बिकम फर्स्ट PM ऑफ बिहार और फर्स्ट CM। ठीक है, या फिर बिफोर इंडिपेंडेंस कौन बने थे फर्स्ट CM? बिहार के मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम्स में। देखिए, हमारे अलग अलग एग्जाम्स को लेके कोर्स चलते रहते हैं। अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस हम लेकर आए तो। फिर उसके बाद क्या हुआ था? पहले तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की थी कांग्रेस ने, लेकिन बाद में गवर्नर और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया था, एंड कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज फॉर्म, और श्री कृष्णा सिंह जो थे वो बने थे अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्णा सिंह ऑन 20 जुलाई 1937। प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे उस टाइम पे? सचिदानंद सिन्हा बने थे। ये क्वेश्चन आपका देखिए ऑलरेडी आ चुका है कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे बिहार असेंबली के? तो श्री राम दयालु सिंह थे, और डिप्यूटी स्पीकर थे अब्दुल बारी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अभी 67 या 68 बीपीएससी में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि 1937 में जो है कांग्रेस ने रिजाइन क्यों किया था? तो किया था ऑन द इशू ऑफ इन्वॉल्विंग इंडिया इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट कांग्रेस, और फिर कांग्रेस कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया था। दिस इज द रीजन। उसके बाद 1939 से 1945 तक जो है लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व ही रही। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इलेक्शंस फिर हुए, एंड इन अप्रैल 1946 श्री कृष्णा सिंह को CM बनाया गया बिहार का।
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी ना फॉर्म, उसमें बिहार से कितने मेंबर्स थे? 36 मेंबर्स थे, ये आप याद रखेंगे। सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनके बारे में हम, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं बिहार की, और क्वेश्चन इनमें से आता ही आता है। तो हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जो कराया था उसमें हमने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ बिहार। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ? 1952 में। बिफोर इंडिपेंडेंस कब हुए थे वो भी आपको याद रखना है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कब हुए थे वो भी आपको याद रखना है। 330 सीट्स थी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की, और फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर फ्रॉम, एंड एक नॉमिनेटेड मेंबर था। और फर्स्ट सीएम ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार कौन बने? श्री कृष्णा सिंह थे। एग्जाम में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अगर दोनों आ गया, श्री कृष्णा सिंह भी आ गया, यूनुस मोहम्मद भी आ गया, तो हम क्या लगाएंगे? तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपका आता है फर्स्ट, तो वो मोहम्मद यूनुस ही रहेगा। लेकिन अगर आपसे कुछ इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछ लिया जाए तो वो श्री कृष्णा सिंह हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर जो है क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो जाता है आपका कहीं ना कहीं। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956, नंबर ऑफ सीट्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी चेंज कर दी गई? 319 कर दी गई। और फिर 1977 में 325। देखिए पहले कितनी थी? 330 थी, फिर कर दी गई 319, फिर 325, और उसके बाद फाइनली जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड सेपरेट हुआ बिहार से, तो कितनी हो गई सीट्स? 243। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बिहार लेजिस्लेचर रिलेटेड। तो अगेन वही पॉइंट करेंगे, वही फैक्ट्स करेंगे जो बिहार से रिलेटेड होंगे, पूरा डिटेल में नहीं कराएंगे आपको। आप अपना जो जीके पोर्शन करते होंगे, पॉलिटी वगैरह, लक्ष्मीकांत या जो भी आपका सोर्स रहेगा वहां से आप देख सकते हैं। तो लेजिस्लेचर के पार्ट कौन कौन होते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर के गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो 152 से 237 तक आर्टिकल तक पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 169 बताता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज बिहार विधान परिषद, या कोई भी मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जो है एस्टैब्लिशमेंट के बारे में आर्टिकल 169 में मिलता है। हमको आर्टिकल्स पूछ लेता है, इसलिए हमने आपको कराए हैं। बिहार की जो विधानसभा हुई थी वो 1911 में फॉर्म हुई थी, एंड काउंसिल बिगेन इट सिटिंग फ्रॉम 20 जन 1913 इन ऑडिटोरियम ऑफ पटना कॉलेज। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं बिहार में? 75। आर्टिकल 171 बताता है कंपोजिशन, आर्टिकल 169 बताता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 173 बताता है क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें एज आप याद रखेंगे, इसमें है 30 इयर्स, ठीक है। जो अपर हाउस होएगा उसमें कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 इयर्स एज होनी चाहिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली की 25 इयर्स होनी चाहिए। उसी तरीके से हम आगे देखेंगे, गवर्नर की होनी चाहिए 35 इयर्स कम से कम, और अगर पंचायत इलेक्शन कोई लड़ रहा है तो उसकी कम से कम कितनी होनी चाहिए एज? 21 इयर्स। बिहार विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करें तो फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस 1937। कितने मेंबर्स हैं? 243 मेंबर्स हैं, जिसमें 242 डायरेक्टली इलेक्टेड हैं और एक नॉमिनेटेड है, एक नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कमेटी, जो कि अब नहीं है। अंडर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये हटाया गया है, ये आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। 243 में 38 सीट्स हैं वो रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 2 सीट जो है रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताता है आर्टिकल 178 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्पीकर कौन थे बिहार के? राम दयालु सिंह जी थे, हमने ऊपर आपको बताया। बिफोर इंडिपेंडेंस या फिर फर्स्ट जब पूछेगा तो राम दयालु सिंह, और आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे? विंदेश्वरी प्रसाद, और इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिहार एग्जीक्यूटिव की। इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक्स। सबसे पहले गवर्नर। गवर्नर कौन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और उनकी एज होनी चाहिए कम से कम 35 इयर्स, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उसके अलावा
आउटसाइडर होने चाहिए, जिस स्टेट में अपॉइंट हुए हैं उस स्टेट के नहीं होने चाहिए। वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर प्रेसिडेंट कंसल्ट सीएम ऑफ कंसर्न स्टेट। ये वाला जो पॉइंट है बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आउटसाइडर वाला पॉइंट जो है वो आप याद रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीवाईक्यू है, देखिए प्रेसिडेंट रूल बिहार में अब तक कितनी बार लगा है, 8 बार लगा है। फर्स्ट टाइम 1968 में लगा था और ये लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रूल है स्टेट में। उस टाइम गवर्नर कौन थे, नित्यानंद कुनानकू, और सीएम थे भोला प्रसाद। लेटेस्ट और लास्ट वन प्रेसिडेंट रूल लगा है 2005 में ड्यू टू द इनकॉन्क्लूसिव इलेक्शन रिजल्ट। ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, आपको ऑप्शंस दे देगा और बिहार में आपको पता होगा एक ऑप्शन आता है आपका मोर देन अबव, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये आप ईयर्स एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से ईयर्स में प्रेसिडेंट रूल लगा था। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू द गवर्नर। आर्टिकल 153, देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। और 7th अमेंडमेंट इन 1956 में हुआ था, तो उसमें बताया गया था कि एक ज्यादा स्टेट्स के लिए भी एक ही गवर्नर को सेंटर अपॉइंट कर सकता है। आर्टिकल 161 बताता है पावर ऑफ गवर्नर टू द ग्रांट पार्डन एंड आर्टिकल 200 असेंट टू बिल। 201 बताता है कि जो प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व करके रखते हैं गवर्नर वो। और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार बिल असेंट वाला, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो लिमिटेशन लगा दी है कि कितने दिन तक रख सकते हैं गवर्नर अपने पास कोई बिल, तो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, करंट अफेयर वाली वीडियोस है उसमें हमने आपको कराया है। आर्टिकल 213 बताता है गवर्नर पावर ऑफ प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, और आर्टिकल 123 बताता है प्रेसिडेंट पावर ऑफ प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 217 कहता है गवर्नर बीइंग कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। एंड आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बाय द गवर्नर। बात करें गवर्नर के बारे में, तो ये अभी देखिए आपका 68 बीपीएससी में ही क्वेश्चन आया है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। तो जेम्स डेविड बने थे आफ्टर द फ्रॉम 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक, आफ्टर द डिवीजन ऑफ बिहार प्रोविंस फ्रॉम ओडिशा। और ब्रिटिश इंडिया का टाइम था उस टाइम पे 1947 तक गवर्नर बने थे बिहार के, वो कौन थे, ब्रिटिश इंडियन थे। और 7 थे ह्यूगो बिफोर इंडिपेंडेंस। और आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन बने थे बिहार के, जयराम दौलत राम बने थे। सेकंड माधव श्रीहरि, थर्ड आर दिवाकर, फोर्थ थे जाकिर हुसैन। इस तरीके से अभी जो 42nd जो है वो गवर्नर है। एक्टिंग गवर्नर देख लीजिए आप, क्योंकि इनकी लिस्ट थोड़ी कम है। अच्छा, इसमें कोई भी पॉइंट अगर मिस होता है तो हम आपको जो पीवाईक्यूज कराएंगे अभी कुछ दिनों में उसमें कवर हो जाएगा, तो ये मत सोचना कि छोटे छोटे पॉइंट हैं या हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है, वो उसमें आपका कवर हो जाएगा पीवाईक्यूज में। एक्टिंग गवर्नर की बात करें तो थॉमस अलेक्जेंडर, फ्रैंकिस मोदी, जस्टिस यूएन सिन्हा, जस्टिस के बी एन सिंह, जस्टिस दीपक, जस्टिस जीजी सोहोनी, बी सत्यानारायण, जस्टिस बी एम लाल एंड वेद प्रकाश मारवा। एडिशनल चार्ज जो है वो 2 गवर्नर्स ने लिया है, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद 2 गवर्नर हैं बिहार के, जो बाद में बने कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जाकिर हुसैन बने थे वाइस प्रेसिडेंट 1962 से 1967 और थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। रामनाथ गोविंद जो है वो बने थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 14। बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर में के बारे में पढ़ें तो रियल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं। आर्टिकल 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म्ड अंडर द सीएम लीडरशिप विच असिस्ट गवर्नर। और आर्टिकल 164 कहता है गवर्नर अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द सीएम। मोहम्मद यूनुस जो थे वो फर्स्ट बने थे, हमने आपको अभी बताया, और इन्हें प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं। और सेकंड या थर्ड या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया आएगा तो कौन होंगे, कृष्णा सिंह। एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बने हैं दीप नारायण और सतीश प्रसाद। भोला प्रसाद जी बने थे 3 टाइम एक्टिंग सीएम और फर्स्ट हरिजन सीएम। फर्स्ट जो होगा वो आपने याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। प्रेसिडेंट रूल, इसमें आप ये देख लीजिए, वैसे तो 8 बार लगा हुआ है, लेकिन इसमें फर्स्ट या सेकंड की जो है डेट्स पूछ ली जाती हैं कभी कभी। 14th सीएम कर्पूरी ठाकुर
अभी भारत रत्न दिया इन्हें 2024 में पोस्टमसली, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये 14 सीएम थे, फर्स्ट टाइम बने थे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट टाइम जो थी इन्होंने ओथ कब ली थी, पूछ लिया जाता है, ठीक है, जब एग्जामिनर को आपको फंसाना होता है। तो 22 दिसंबर 1970, सेकेंड टाइम 24 जून 1972। 29th सीएम जो थी राबड़ी देवी थी बिहार की, और फर्स्ट वुमेन सीएम थी बिहार की। इंडिपेंडेंट सीएम ऑफ बिहार की बात करें तो महामाया प्रसाद सिन्हा जी बने थे, और फर्स्ट मुस्लिम सीएम ऑफ बिहार अब्दुल गफूर। सीएम विद लॉन्गेस्ट टेन्योर इन बिहार तो नीतीश कुमार जी हैं, उनका 9 टेन्योर चल रहा है अभी, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो बने थे वो कब बने थे, मार्च 2000 में। बात कर लेते हैं जुडिशरी की। तो जुडिशरी को हम पढ़ते हैं आर्टिकल 214 से 231 के बीच में, पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पटना हाईकोर्ट यहाँ पे 1955 होगा, ठीक है। पटना हाईकोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3/5/1916 ऑन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। देखिए क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट सर एडवर्ड मैनार्ड। अभी पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो है वो पंचौली साहब अपॉइंट हुए हैं, और हमने आपको करंट अफेयर में कराया भी है, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। आर्टिकल्स की बात करें, देखिए यहाँ पे आर्टिकल 231 होगा, ठीक है। आर्टिकल रिलेटेड टू द हाई कोर्ट, आर्टिकल 214 बताता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। आर्टिकल 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, एंड आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट। और अंडर द आर्टिकल 231 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा की जो है वो कॉमन हाई कोर्ट है, इस तरीके से, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, हेल्ड द जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स, या फिर एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के फॉर द 10 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई मिनिमम एज रखी नहीं है, टेन्योर भी फिक्स नहीं है, बस एज रखी है 62 ईयर्स फॉर हाई कोर्ट जज। और अभी एक जो है ऑर्डर भी आया है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आपको जज का एग्जाम देना है तो उसमें कम से कम उन्होंने मिनिमम एक क्वालिफिकेशन जरूर रख दी है कि 3 साल की एडवोकेट प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, आपको करनी चाहिए, तब कहीं जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे जज का जो एग्जाम है। ये अभी आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। रिजाइन अगर करना, प्रेसिडेंट को देना होगा अपना रिजाइन। रिमूवल ऑफ जज की बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट, ये 3-4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। और अभी कंटिन्यू आपके जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उसमें बार बार पूछ रहे हैं ये, तो इस बात को आप याद रखेंगे। बात कर ले रिमूवल ऑफ जज की, तो सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल प्रोसीजर होता है, वैसे ही हाई कोर्ट जज का रिमूवल प्रोसेस होता है। रेगुलेट द प्रोसीजर बाय द जजेस इंक्वायरी एक्ट, इस बात को आप याद रखेंगे कि किसके अंडर होता है ये, रेगुलेट अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट। रिमूवल मोशन जो है वो साइन होना चाहिए, अगर लोकसभा में हो रहा है तो 100 मेंबर्स करें साइन, अगर राज्यसभा में हो रहा है तो 50 मेंबर्स साइन करें। फिर वो स्पीकर को देंगे, स्पीकर या फिर रिफ्यूज कर सकते हैं या फिर एडमिट कर सकता है उस मोशन को। अगर एडमिट करते हैं तो फिर स्पीकर या फिर चेयरमैन, इन द केस ऑफ लोकसभा स्पीकर, इन द केस ऑफ राज्यसभा चेयरमैन, कंस्टिट्यूट करेंगे 3 मेंबर्स कमिटी टू इन्वेस्टिगेट। कमिटी में कौन कौन होंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चीफ जस्टिस, जज या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अगर कमिटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी फाइंड किया तो हाउस टेकअप कंसिडरेशन फॉर मोशन, मोशन जो है वो पास किया जाएगा बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी। फिर एड्रेस जो है वो पास करेंगे प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ जज, और फाइनली ऑर्डर देंगे रिमूविंग द जज। अभी तक कोई भी हाई कोर्ट का जो जज है वो इम्पीच नहीं हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर इसमें कोई भी पॉइंट, कोई भी फैक्ट ऐसा हमें लगता है कि गलत है या आपको भी लगता है तो प्लीज़ बताइएगा, हमें लगेगा तो हम हर वीडियो के नीचे आपको पिन मैसेज मिलता है, आप एक बार मैसेज चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो वहाँ आपको दे दी जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।